हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स है उसमें हम किन किन चीज़ों को डिफाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में हमने देखा था, हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में देखा था, वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन, इन सब के बारे में हमने देखा था। रोटेशनल कंपोनेंट क्या होता है उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि इसको हम कई तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। लिक्विड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम से भी हम उसको बोल सकते हैं, या इसको हम एक वॉर्टेक्स फ्लो भी बोल सकते हैं, या वॉर्टेक्स मोशन से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आज आपका चैप्टर है वॉर्टेक्स फ्लो, जिसको हम अब डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, जो वॉर्टेक्स फ्लो है उसको हम कैसे डिफाइन करें, तो अकॉर्डिंग टू वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या एक्सप्लेन की जा सकती है। अगर हम बात करें कि किसी भी जो फ्लूइड मास है या जो फ्लूइड एलिमेंट का जो मूवमेंट है वो अलोंग ए कर्व्ड पाथ होता हो, तो उसको हम बोलते हैं वॉर्टेक्स फ्लो। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द फ्लो ऑफ फ्लूइड अलोंग द कर्व्ड पाथ इज नोन एज वॉर्टेक्स फ्लो। कर्व पाथ के अलोंग अगर लिक्विड का मूवमेंट होता हो, मूव करता हो, तो उसे हम बोलते हैं वॉर्टेक्स फ्लो। कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक रैंडमली हम एग्जांपल्स की बात करें, वॉश बेसिन का एग्जांपल्स लें हम, तो वॉश बेसिन में अगर हमने उसको पूरा भरा वाटर को और वहाँ से हमने नीचे से रिलीज़ किया, तो आपने देखा होगा जो फ्लूइड है वो अलोंग ए कर्व पाथ मूव करता है, तो वो आपका एज ए वॉर्टेक्स फ्लो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। कोई कंटेनर है, कंटेनर को आप किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाते हो, तो उसमें जो मूवमेंट होगा फ्लूइड का वो भी अलोंग ए कर्व्ड पाथ होगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसकी भी बात करेंगे। तो जनरली बात जब की जाती है कि जो वॉर्टेक्स फ्लो है उसको कितने प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉर्टेक्स फ्लो। पहला आपका होता है फ्री वॉर्टेक्स फ्लो और दूसरा आपका होता है फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं कि जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो है और जो फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बात हम करें सबसे पहले कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉर्टेक्स फ्लो। पहला आपका होता है फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। तो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपका जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं या फ्लूइड मास है वो अगर मूवमेंट उसका कर्व पाथ पे विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी के होता हो, या हम किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दें और उसके बावजूद आपका जो फ्लूइड है वो एक कर्व पाथ के अराउंड मूव करता हो, तो उसे हम बोलते हैं फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द फ्लूइड मूव्स अलोंग द कर्व पाथ विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी इज नोन एज फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। वॉश बेसिन का ये सबसे अच्छा एग्जांपल्स है, क्योंकि उसमें हम किसी न प्रकार की एक्सटर्नल एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करवाते। आपके बैंड के अलोंग जो भी मोशंस होता है वो एज ए फ्री वॉर्टेक्स फ्लो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाती है कि जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में जनरली जो इक्वेशंस हैं वो किस प्रकार की इक्वेशंस होती हैं, वेलोसिटी और रेडियस में किस प्रकार से हम रिलेट कर सकते हैं। तो अभी अपनी बात की कि जब भी यहाँ पे मूवमेंट की बात होती है अलोंग ए कर्व्ड पाथ, वहाँ पे टॉर्क की बात की जाती है, यानी टॉर्क हम किसी भी प्रकार का प्रोवाइड नहीं करवा रहे, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा रहे। तो इन केस ऑफ फ्री वॉर्टेक्स फ्लो द टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, मतलब टॉर्क को जीरो करते ही आपके पास इक्वेशंस मिलती है। टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करें, जैसे हम फोर्स को डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नॉन एज फोर्स, और अगर हम बात करें टॉर्क की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नॉन एज टॉर्क। तो यहाँ पे अभी हम बात करें एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसको समझें। m इंटू वी आप लीनियर मोमेंटम बोलते हो, और जैसे ही हम बोलते हैं mvr उसको हम बोलते हो एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे हम देखें द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नॉन एज टॉर्क, और इन केस ऑफ फ्री वॉर्टेक्स फ्लो दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये वैल्यू जीरो करते ही यहाँ अगर हम देखें किसी भी टर्म्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करें और वो अगर आपको जीरो मिलता है, तो इसका मतलब जो टर्म है वो आपकी एक कांस्टेंट टर्म है। इसको हम लिख सकते हैं mvr इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से एक इक्वेशंस मिलती है, क्योंकि मास जो होगा वो हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा, तो v इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द इक्वेशन ऑफ फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में कई सारे क्वेश्चंस इस पर भी पूछे जाते हैं कि जो इक्वेशंस है, क्योंकि बाद में हम देखेंगे जो फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो में इक्वेशन है वो कौन सी होती है, तो वहाँ पे वो इक्वेशन आपको अलग दिखेगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो v इंटू आर है इज़ ऑलवेज कांस्टेंट इन केस ऑफ फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। दूसरी हमने अभी भी बात की थी कि यहाँ पे जो टॉर्क है वो आपका जीरो है, तो इसका मतलब जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो है एक इररोटेशनल फ्लो है। इररोटेशनल फ्लो का मतलब है कि जो पार्टिकल्स है वो अपनी एक्सिस के अराउंड मूवमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे टॉर्क की वैल्यू जीरो है। इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ फ्री वॉर्टेक्स फ्लो को कह सकते हैं दिस इज़ इररोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता, पूरा का पूरा जो फ्लूइड मास है वो अलोंग ए कर्व्ड पाथ मूव करता है, अंदर के पार्टिकल अपनी एक्सिस पे मूव नहीं करते इन केस ऑफ फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। तो ये तो बात हुई फ्री वॉर्टेक्स फ्लो की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका जो वॉर्टेक्स फ्लो है, पहला हमने डिस्कस किया था फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। दूसरा अगर बात करें, दूसरा फ्लो आपका डिफाइन होता है फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। तो अगर हम बात करें दूसरा जो फ्लो है वो आपका फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। तो इसको हम कैसे डिफाइन करें, यह है इसमें भी क्या होगा, फ्लूइड जो मास है वो अलोंग ए कर्व पाथ मूव होगा, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो विद एक्सटर्नल एनर्जी के होगा। मतलब यहाँ पे हम किसी न किसी प्रकार से टॉर्क को प्रोवाइड करवाते हैं। इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है, एक कंटेनर को अगर आप किसी एक्सटर्नल मोटर से रोटेट करवाते हो, मोटर का मतलब एक्सटर्नल टॉर्क आया यहाँ पे, उससे अगर हम रोटेट करवाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। तो अगर हम बात करें फ्लो ऑफ फ्लूइड along the curved path with external energy is known as forced vortex flow। और इसके एग्जांपल्स की हम बात करें, एग्जांपल्स क्या हो सकता है, लिक्विड कंटेनर रोटेटेड अबाउट देयर एक्सिस, ये एग्जांपल हो सकता है। दूसरा एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, जो आपका जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें जो इम्पेलर है, उसमें जो इम्पेलर जो वाटर को रोटेट करता है, तो वो भी आप एक तरह से फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो को डिफाइन कर सकते हैं। इसका हम बोल सकते हैं द मोशन ऑफ लिक्विड इन सेंट्रीफ्यूगल इम्पेलर, ये भी आपका फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो होता है। दूसरा अगर हम बात करें जो वेलोसिटी और रेडियस में जो इक्वेशंस है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे चूँकि जो टॉर्क एक्सटर्नल एनर्जी है, तो यहाँ जो इक्वेशन होगी वो होगी V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपकी फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो के केस में। यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में जो इक्वेशंस थी वो V इज इंटू R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट थी। यहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R, जहाँ पे तो यहाँ पे V आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाती है। ओमेगा की अगर हम बात करें, ये आपकी हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में, और R आपकी हो जाती है रेडियस। तो जनरली अगर हम किसी भी कंटेनर को रोटेट करवाएं तो उस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हमेशा जीरो होती है। मतलब RPM की बात करें, इसमें हम रिलेशंस देखेंगे, तो जनरली आपको अगर RPM दी हुई और एंगुलर वेलोसिटी को W को हम कैसे डिफाइन करें, तो वहाँ पे आपका रिलेशन होता है जो W इज इक्वल टू 2πn/60। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। जो N है, यहाँ पे N है RPM, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। N को हम डिफाइन करते हैं RPM में। तो कभी भी अगर हमें W दिया हुआ हो तो N को कैसे निकाला जाए, N दिया हो तो W को कैसे निकाला जाए, इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम अगर बात करें कि जो वेलोसिटी है वो अगर रेडियस को हम बढ़ाते जाएंगे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी हमेशा बढ़ती जाती है इन केस ऑफ फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो में, क्योंकि यहाँ पे जो ओमेगा होगी एंगुलर वेलोसिटी वो हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से भी हम फ्री वॉर्टेक्स फ्लो के बाद फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो को भी हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो हमने कैटेगरीज देखी कि जो वॉर्टेक्स फ्लो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो है या जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो है उसमें जो प्रेशर वेरिएशन है वो हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ये समझें कि जो वॉर्टेक्स फ्लो है उसको हम डायग्राम में कैसे समझा सकते हैं, या जो प्रेशर में वेरिएशन है हम उसको कैसे समझा सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्रेशर वेरिएशन इन वॉर्टेक्स फ्लो, तो हम इसको समझते हैं कि जो प्रेशर में चेंजेस होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल्स की बात करें। एग्जांपल्स में आपका एक कंटेनर है, सपोज इस तरह से कंटेनर है। इस कंटेनर में आपका कोई भी लिक्विड है इस तरह से, और इस कंडीशन में, और इसमें इसका एक्सिस कंसीडर करें, तो यहाँ हम अगर किसी भी पॉइंट को कंसीडर करें और उस पॉइंट पे जो प्रेशर हो वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया 1, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा ये मतलब स्टैटिक कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन में क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डेप्थ पे डिपेंड करेगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में स्टैटिक कंडीशन में
स्टैटिक कंडीशन में जो चेंज इन प्रेशर है विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ हमेशा किसके बराबर होता है, W के बराबर। हाइड्रोस्टैटिक लॉ में हमने देखा था कि जो चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ W के बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर हम कंसीडर करें। लेकिन अगर हम यहाँ से कंसीडर करें रेफरेंस को, तो जनरली वॉर्टेक्स लॉ के केस में जो कंटेनर है उसके बॉटम को रेफरेंस मानते हुए लिया जाता है, तो जनरली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस आएगी, क्योंकि हाइट के साथ साथ आपका जो प्रेशर है उसमें कमी आती है। तो ये इक्वेशन हो गई डेप्थ के साथ। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं कि इस कंटेनर को अगर हम रोटेट करवाएं, अब हम एक जनरलाइज्ड एग्जांपल्स लेते हैं। वो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो भी हो सकता है, फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो भी हो सकता है। तो जैसे ही आप इस कंटेनर को घुमाते हो, तो इस कंटेनर में जो लिक्विड का मूवमेंट होगा वो अलोंग ए कर्व पाथ होगा, जिसको हम बोलते हैं वॉर्टेक्स फ्लो। तो दूसरा हमने डिफाइन किया वॉर्टेक्स फ्लो। तो जैसे ही हम इसको घुमाएंगे तो इसकी जो सरफेस है वो कुछ सरफेस अब डिस्टर्ब हो गई, ये पैरेलल नहीं होके अब इसकी सरफेस कुछ इस तरह से बनती है। ये तो क्लियर है। जैसे ही हम घुमाते जाएंगे तो इसकी सरफेस का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। और अगर हम ज़्यादा स्पीड से रोटेट करवाएं तो ये हो सकता है कि जो लेवल हो वो नीचे आए। वो डिपेंड करेगा आपकी कितनी RPM है, आप कितना रिवॉल्यूशन पर मिनट से इसको रोटेट करवाते हो। तो ये हो गया वॉर्टेक्स फ्लो। अगर हम बात करें इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन में भी हमने एक पॉइंट लिया एक। तो इस कंडीशन में जो पॉइंट होगा उस पे जो प्रेशर में वेरिएशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसको समझने की ज़रूरत है। तो जनरली अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो यहाँ पे प्रेशर में वेरिएशन है वो अब किसकी वजह से होगा, अब यहाँ पे प्रेशर में वेरिएशन दो वजह से होगा। एक तो इतनी हाइट की वजह से होगा, और ये जो एक्सिस है इसकी रेडियस, तो ये R हो गया और ये H। तो इसका मतलब वॉर्टेक्स फ्लो में जो प्रेशर है वो फंक्शन है आपका किस का, R का और H का या Z का, जो भी आप डिफाइन करो हाइट से। तो यहाँ अगर हम बात करें dP की बात करें, टोटल प्रेशर में कितना चेंज हुआ, तो डेल P अपॉन डेल R इंटू DR प्लस डेल P अपॉन डेल H इंटू DH। तो ये बात हुई इस इक्वेशन से, क्योंकि अगर हम प्रेशर में वेरिएशन है R, क्योंकि H में हमने वेरिएशन देखा। अब बात आती है कि जो रेडियल डायरेक्शन में प्रेशर में वेरिएशन है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। हालांकि यहाँ पे हमें केवल इक्वेशन से ही मतलब है, क्योंकि इसका बाकायदा डेरिवेशंस होता है, उसका लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम बात करें रेडियल डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा डेल P अपॉन डेल R, इसकी वैल्यू होती है रो V स्क्वायर अपॉन R। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। डेल P अपॉन डेल R की जो वैल्यू होगी वो रो V स्क्वायर अपॉन R होगी। एज इट इज़ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए, और कई बार सेंटेंस पूछा जाता है कि जो प्रेशर में चेंजेस हैं वो किस पे डिपेंड करता है। तो इस इक्वेशन से हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें टोटल प्रेशर में कितना चेंजेस हुआ, डेल P अपॉन डेल R रो V स्क्वायर अपॉन R इंटू DR, और डेल P अपॉन डेल H यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस W को आप लिख सकते हो रो इंटू G, तो ये हो गया माइनस रो G इंटू DH। तो ये एक यूनिवर्सल इक्वेशन हो जाती है किसी भी प्रकार के, चाहे वो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो हो चाहे फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो हो, उसमें जो प्रेशर में वेरिएशन है वो किस इक्वेशन से दिया जाता है। तो ये हो गया वैलिड फॉर बोथ फ्री एंड फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो के लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, रेडियल डायरेक्शन। तो इसका मतलब सीधा सा है, जैसे जैसे ये देखो, जैसे जैसे आप इस सेंटर से दूर होते जाओगे वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू भी आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप यहाँ से कंफ्यूज मत होना, केवल हम प्रेशर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो V है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो प्रेशर में चेंजेस है वो किस प्रकार से होते हैं। यहाँ हम एक बार देख लेते हैं दोबारा, जब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रेशर में वेरिएशन है वो किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रेशर वेरिएशन में जो रेडियल डायरेक्शन की अगर हम बात करें, हमने डिफाइन किया था कि जो डेल P अपॉन डेल R है वो इक्वल टू हो जाता है रो V स्क्वायर अपॉन R के। तो ये तो चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू रेडियस है, लेकिन प्रेशर और रेडियस में क्या रिलेशन होगा, जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाओगे तो प्रेशर, हालांकि यहाँ आपको साफ दिखता है कि जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो हाइट है वो ज़्यादा राइज करेगी प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो डेल P अपॉन डेल R है, क्योंकि यहाँ पे रो हमेशा कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होगी। यहाँ अगर हम कंसीडर करें फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो को, तो V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू R स्क्वायर और अपॉन R। तो यहाँ से डेल P इज इक्वल टू, तो रो
ओमेगा स्क्वायर, एक आर से ये कैंसिल हुआ आर, और ये डी आर आपका यहाँ चला गया। तो केवल प्रेशर की बात करें तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो प्रेशर इज इक्वल टू रो हमेशा कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट, और आर का हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ अगर हम बात करें केवल और केवल प्रेशर और रेडियस में, तो जो प्रेशर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर। कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना हमेशा। यहाँ आप देख सकते हो जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रेशर की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि रो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये एंगुलर स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और आपकी जो 2 है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे जो रेडियस है उसको बढ़ाने से आपकी जो प्रेशर में इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ सीधा सा है। लेकिन यहाँ अगर हम एक्सिस की बात करें, एक्सिस पे रेडियस जीरो होने की वजह से यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल और केवल आपका चेंजेस होगा वो हाइट की वजह से होगा। तो वोर्टेक्स लॉ में जो प्रेशर में चेंजेस होते हैं वो डेप्थ या हाइट के साथ साथ रेडियल डायरेक्शन में भी होते हैं, और रेडियल डायरेक्शन वो किस प्रकार डिपेंड करेंगे वो आपके सामने है। डेप्थ में कैसे चेंजेस करते हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया। तो ये तो बात हुई जनरलाइज इक्वेशंस की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो टर्म्स हैं वो कैसे डिफाइन हो सकती हैं, या ये जो सरफेस फॉर्म हुई इस सरफेस को क्या बोला जाता है, और जो डेप्थ है जैसे आप रोटेशन करवाएंगे तो ये जो डेप्थ है ये जितना लेवल है नीचे जाता जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, किस इक्वेशन से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये तो क्लियर है जैसे जैसे हम एंगुलर स्पीड को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये शेप की आपकी चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे ये शेप हो सकता है ऐसी जाएगी, ये शेप हो सकता है ऐसी जाएगी। तो ये जो डेप्थ है या जो इसको हम किस प्रकार से डिफ़ाइन करेंगे उसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स में जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं वो उस इक्वेशंस पे बेस्ड होते हैं। दूसरा हम बात करें डेप्थ ऑफ पैराबोलॉइड। अभी हमने बात की जो सरफेस का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं पैराबोलॉइड। अभी हमने बात की थी ये अगर आपका कोई कंटेनर है, इस कंटेनर को आप रोटेट करवाते हैं इस एक्सिस के अराउंड, तो यहाँ पे जो इस तरह की शेप बनी इस शेप को बोला जाता है पैराबोलॉइड। इस शेप को हम बोलेंगे पैराबोलॉइड। और इस पैराबोलॉइड की अगर यहाँ से हम बात करें ये आपकी हो जाती है रेडियस कंटेनर की r, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर हम लें h, तो इस h और r में, क्योंकि ये देखो अगर हम जैसे स्पीड इसकी बढ़ाते जाएं वोर्टेक्स फ्लो के केस में, अगर हम फोर्स वोर्टेक्स फ्लो की बात करेंगे अभी इस केस में हम, जैसे जैसे हम इसकी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये h भी आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये तो क्लियर है, लेकिन कितना बढ़ेगी वो आपकी इक्वेशंस बताएगी। इस इक्वेशंस को भी डिफाइन किया जाता है, डिराइव्ड किया जाता है, लेकिन अभी हमारा उससे मतलब नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम केवल इक्वेशंस की बात करें, यहाँ अगर हम बात करें यहाँ पे डेप्थ ऑफ पैराबोलॉइड, तो डेप्थ ऑफ पैराबोलॉइड के लिए इक्वेशन होती है जो h है वो आपका होता है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपकी इम्पोर्टेंट इक्वेशंस है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स इस तरह से पूछे जाते हैं, इक्वेशंस पूछी जाती है, फॉर्मूला पूछा जाता है। h बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g के, जहाँ पे ओमेगा आपका हमेशा ओमेगा स्क्वायर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका h भी बढ़ता जाएगा। तो ये तो बात हुई इस पॉइंट की। अगर हम एक रैंडमली दूसरा पॉइंट ये सेलेक्ट करें जिसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके r है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके सपोज z है, तो यहाँ अगर हम बात करें z की तो ये भी z किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g के। क्योंकि इन दोनों पॉइंटों के लिए, इस पॉइंट की अगर हम बात करें 1 और इस पॉइंट की बात करें 2, तो इन दोनों पॉइंटों के लिए जो एंगुलर स्पीड होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो यहाँ ओमेगा यहाँ होगा, r चेंज होने से r, बाकी इक्वेशंस आपकी एज इट इज़ बनेगी। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से हम डेप्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस इस पे ऊपर बनते हैं कि जो अगर एक कंटेनर है उसमें वाटर पूरी तरह से फिल्ड है, हम रोटेट करवाते तो कितना पानी बाहर निकलेगा, कितना पानी बचा रह जाएगा, पानी स्पिल्ड होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड सारी इस इक्वेशंस पे करती हैं। दूसरा अगर हम बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम मतलब ये जो आपका वॉल्यूम बनता है इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड। वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड, इस वॉल्यूम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इस वॉल्यूम को आप डिफाइन कर सकते हो 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच से। तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड है, अगर ये हाइट h है, ये रेडियस अगर r है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये वॉल्यूम आपका होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू में h। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको ये यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक क्वेश्चन हम डिफाइन करते हैं, हालांकि एज इट इज़ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लेकिन हमें एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि जो वोर्टेक्स फ्लो में जो हाइट राइज है या फॉल है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन आपका, शो दैट इन केस ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स
The rise of liquid level at the ends is equal to fall of liquid at the axis of rotation when no water spills out। बात की जा रही है, इस तरह के हम एग्जांपल्स देते हैं। एग्जांपल्स में क्या हुआ, ये आपका कंटेनर था स्टैटिक कंडीशंस में, जैसे आप इसको रोटेट करवाते हो फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो से, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड जो हमने डिस्कस किया था, ये शेप ऑफ पैराबोलॉइड इस तरह से बनेगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें, कुछ जो राइज भी होगा, कुछ वॉल्यूम या कुछ पोर्शन, और कुछ फ्लूइड आपका राइज होगा और कुछ फ्लूइड आपका यहाँ पे डेप्थ मतलब फॉल करेगा। तो यहीं ये पूछा गया है कि अगर कोई भी पानी या कोई भी लिक्विड यहाँ से बाहर नहीं निकलता, तो इस केस में आप प्रूव करो कि ये जो x है और ये जो y है वो हमेशा बराबर रहेगी। हम हाल फिलहाल यहाँ पे प्रूव करेंगे, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना कि ये x और ये y हमेशा बराबर रहते हैं। कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमेशा ध्यान रखना जितना यहाँ राइज होगा अमाउंट उतना ही ये फॉल होगा। कैसे प्रूव करें? प्रूव हम जनरली यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो यहाँ पहले लिक्विड था उतना ही लिक्विड आपका यहाँ पे भी बचा हुआ है, क्योंकि कोई भी लिक्विड बाहर नहीं गया, मतलब कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहना चाहिए? बराबर। तो इस कंडीशन की बात करें 1 और इस कंडीशन की बात करें 2, तो टोटल वॉल्यूम जो है यहाँ और यहाँ वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई भी लिक्विड बाहर नहीं आया। तो इसका मतलब वॉल्यूम की बात करें तो V1 इज इक्वल टू V2। इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिलेंड्रिकल के लिए जो इसका एरिया और इंटू हाइट, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इंटू एच किसके बराबर हो जाएगा? इसके वॉल्यूम। यहाँ अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि मुझे ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वॉल्यूम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो ये हाइट आपकी है h और ये हाइट आपकी है x। तो यहाँ अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा? h प्लस x। लेकिन इस पूरे वॉल्यूम में से मुझे ये वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, जो कि आपका कौन सा वॉल्यूम कहलाता है? वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो हम यहाँ माइनस कर देंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा? ये डेप्थ, क्योंकि ये डेप्थ पहले हमने x यहाँ कुछ भी मानी थी, लेकिन ये x और ये कितनी y, तो यहाँ पे हो जाएगी x प्लस y। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, यहाँ भी हम देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर वाई बाई 2। तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और उधर जाने के बाद ये जो पाई आर स्क्वायर हर जगह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस एक्स बाई 2, तो x बाई 2 बचेगा और वहाँ पे आपका बचेगा y बाई 2। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो x है और जो y है वो आपस में हमेशा बराबर रहेंगे। इसका मतलब जो डेप्थ है और जो राइज है वो हमेशा आपका बराबर रहेगा, जब तक कि कोई भी लिक्विड स्पिल्स आउट ना हो, मतलब बाहर की तरफ नहीं गिरे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है x इज इक्वल टू y, ये कंक्लूजन आपको हमेशा याद रखना है। वॉर्टेक्स फ्लो में जो डेप्थ वगैरह को समझने के लिए हम एक सिंपली क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन है आपका, एन ओपन सिलेंडर ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग कंटेन्स वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर। द टैंक इज रोटेटेड अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस एट 300 RPM। फाइंड द डेप्थ ऑफ पैराबोलॉइड फॉर्म। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में कोई एक कंटेनर है इस तरह से, और इस कंटेनर की डायमेंशंस दी हुई हैं, और कंटेनर की डायमेंशंस क्या दी हैं? इसकी जो टोटल हाइट है वो आपकी दी हुई है 100 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है या जो डायामीटर है वो आपको दिया हुआ है, डायामीटर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, डायामीटर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि कंटेन्स वाटर अप टू हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर। इसमें जो वाटर है या वो कितनी हाइट पे है? ये हाइट आपकी बता रखी है इसने 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर वाटर इसमें फिल्ड है। द टैंक इज़ रोटेटेड ओवर द वर्टिकल एक्सिस। इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, जो कि RPM कितने पे? 300 RPM पे रोटेट करता है। तो कहता है कि जो डेप्थ ऑफ पैराबोलॉइड कितनी होगी। तो अभी हम जैसे ही हम इसको रोटेट करवाएंगे तो ये लेवल हो सकता है ऐसे हो, ये लेवल हो सकता है ऐसे हो। वो कौन डिफाइन करेगा? ये जो डेप्थ है वो बताएगी आपको कि ये लेवल क्या होगा। तो रैंडमली अगर हम बात करें, इस तरह की कोई फॉर्म बनी सरफेस, और इसकी जो हाइट है वो हमने मानी h। तो हमें फॉर्मूला पता होता है, कि जो हाइट है वो बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g के। तो यहाँ से आप सिंपल हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ बात होती है n दिया हुआ है 300, लेकिन w हमें पता है इट इज़ 2 पाई n अपॉन 60। तो यहाँ से h कैलकुलेट करने के लिए 2 पाई n अपॉन 60 का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2g। ये जब सारी वैल्यूज़ रखेंगे, 2 पाई n आपका 300 अपॉन 60 का स्क्वायर, आर रेडियस यहाँ 10 सेंटीमीटर है,
यहाँ रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर की जो हाफ है वो 10 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻2 मीटर में हो जाएगा, अपॉन इसका स्क्वायर और अपॉन क्या हो जाएगा 2, जी का मतलब 9.81। तो यहाँ जब आप हाइट को सॉल्व करोगे तो सीधा आपको हाइट ऑफ पैराबोलॉइड पता पड़ेगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू लगभग आती है, इट इज़ 0.503, इट इज़ 0.503 मीटर में कैलकुलेट हुई। तो ये तो फॉर्मल वैल्यू है। कई बार इसी वैल्यूज़ के बेस पे पूछा जाता है कि जो पानी है वो इसमें से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो आपको बताएगा ये हाइट h। कैसे कैलकुलेट करें? अगर ये हाइट है 503, तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये टोटल हाइट है 503.503 मीटर, तो ये वैल्यू होगी लगभग इसका आधा 0.25, ये 60, तो ये 100 से हमेशा कम है। तो इसका मतलब इस केस में जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो कभी भी स्पिल्ड आउट नहीं होगा। कई बार बात की क्या है कि जो हाइट है, जो डेप्थ है, वो क्या किसी लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करेगा? तो अगर डेंसिटी कई चीज़ों पे डिपेंड करता है या नहीं करता, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे जो हेड है या जो डेप्थ है वो केवल और केवल एंगुलर स्पीड इस चीज़ों पे डिपेंड करता है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि अगर आपके पास ज़्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड है तो उसको 300 आरपीएम पर रोटेट करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी है वो ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन डेप्थ पर किसी भी प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ है उसका रोल कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से सिंपल्स क्वेश्चंस आते हैं। एक और क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन आपका क्या है। एक क्वेश्चन को और हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप इज़ फुल ऑफ वाटर, इट इज़ रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस at such speed that half the liquid spills out, the pressure at the center of bottom would be। कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चंस, तो पहले तो उसको तो याद करना बेटर है, लेकिन हम कैसे इसको प्रूव करें वो हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि सपोज़ आपके पास एक कंटेनर है इस तरह से, और इस कंटेनर में आपका जो लिक्विड है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। लिक्विड आपका पूरी तरह से भरा हुआ है। सपोज़ ये मैं मान लेता हूँ ये आपकी r और ये हाइट आपकी h। बाद में कहता है कि इस कंटेनर को इतनी स्पीड से रोटेट करवाया जाता है कि इसमें से जो हाफ लिक्विड है या जो हाफ वाटर है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो सीधी सी बात है, जैसे ही हम इसको रोटेट करवाएंगे, जैसे ही आप इसको रोटेट करवाओगे तो कंडीशन किस प्रकार से बनेगी? इस तरह से कंडीशन बनेगी, यहाँ पैराबोलॉइड फॉर्म होगा। तो यहाँ से ही ये शुरू होगा और ये आपकी वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे ये बात करें, इसको हम बोलते हैं h। तो ये पैराबोलॉइड कैसे बनेगा, कितना बनेगा, वो ये h ही बताएगा। अभी मुझे नहीं पता कि जो लिक्विड है वो शेप आपकी ये भी हो सकती थी, शेप आपकी ऐसी भी हो सकती थी, तो हमने रैंडमली इसको माना। ये h जब आप कैलकुलेट करोगे वही आपको बताएगा कि ये शेप कैसी बनेगी। तो क्वेश्चन क्लियर है कि ये तो क्लियर है कि हाफ जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो बाहर गिर जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो लिक्विड है ये लगभग कितना होगा? हाफ, क्योंकि यही लिक्विड आपका बाहर की तरफ गया हुआ है। तो पहले इनिशियल वॉल्यूम की बात करें तो अगर हम बात करें इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम h माने तो πr² इंटू h हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कितना होगा? इनिशियल वॉल्यूम का आधा। और ये आपका एक पैराबोलॉइड है। तो ये जनरली पैराबोलॉइड जो बना, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड इज़ इक्वल टू, हमने डिस्कस किया था 1/2 πr², और पैराबोलॉइड की जो डेप्थ है वो h है। तो ये कितना वॉल्यूम होगा? ये वॉल्यूम है आधा, मतलब ये वॉल्यूम है पहले के वॉल्यूम का आधा, क्योंकि इतना ही बाहर निकल गया। तो यहाँ हम रिलेट कर सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है पैराबोलॉइड का वो इनिशियल वॉल्यूम का कितना है? हाफ। इनिशियल वॉल्यूम का कितना है? हाफ, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम से आधा बाहर की तरफ निकल गया। तो यहाँ हम देखें πr² इंटू h/2, 1/2 इनिशियल वॉल्यूम आपका कितना था? πr² इंटू h। तो πr², 2 से कैंसिल हुआ, तो h इज़ इक्वल टू क्या आ गया आपका? h। तो यहाँ से क्लियर है कि ये जो h है वो किसके बराबर आ गया? h के बराबर, इनिशियल h के बराबर। तो मतलब ये जो फॉर्म बनेगा, ये जो सरफेस बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी? ये सरफेस आपकी बनेगी इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे जो h है वो h के बराबर आ गया। तो ये भी h और ये भी h। तो यहाँ पे बात की गई कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा।
तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको या तो आप बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या उसको आप अगर गेज प्रेशर की बात करता है तो जीरो। तो वो आपका डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस क्या दिया। ऑप्शंस में जीरो दिया हुआ है तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ होगी वो प्रेशर की जीरो होगी, क्योंकि जो प्रेशर है वो डेप्थ और रेडियस दोनों पे डिपेंड करता है वोर्टेक्स लॉ में। तो यहाँ पे रेडियस भी जीरो हो जाएगी और डेप्थ भी आपकी जीरो हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। कई बार ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए कोई भी कंटेनर है वो पूरी तरह से लिक्विड से भरा हुआ है और आधा वॉल्यूम अगर बाहर निकल जाता है तो जो सेंटर पर प्रेशर होगा वो हमेशा जीरो होगा या इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कई बार पूछा हुआ है तो इसका आप हमेशा ध्यान रखना। वॉर्टेक्स फ्लो के बाद हम एक और टॉपिक को अभी डिस्कस करते हैं। टॉपिक आपका है लिक्विड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम। क्या क्या डिस्कस होगा इसमें? डिस्कस जनरली यही होगा कि सपोज़ कोई भी लिक्विड किसी भी कंटेनर में है और उसको आप मूव करवाते हो, सपोज उसको कांस्टेंट एक्सीलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाते हो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से उसको वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करवाते हो, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव या वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हो, तो किस प्रकार के लिक्विड में चेंजेस आएंगे, उसकी प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी, किस प्रकार से वैल्यूज़ चेंजेस होंगी स्टैटिक कंडीशन से। तो सबसे पहले अगर हम एक पहली कंडीशन डिस्कस करें, कोई भी आपका कंटेनर है जो कि सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन है, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर हम बात करें लिक्विड, सबसे पहले हम बात करें लिक्विड कंटेनर सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन। तो एक एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। सपोज आपके पास कोई भी कंटेनर है इस तरह से, इस कंटेनर मूव करवाते हो, सपोज इनिशियल वॉल्यूम आपका ये है सपोज, तो इस कंटेनर को हम एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन से मूव करवाते हैं। तो इस सरफेस के साथ क्या होगा, प्रेशर में चेंजेस क्या होंगे, ये कितना स्लोप बनेगा, वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो सीधी सी बात है कि जैसे ही आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाओगे तो ये जो सरफेस है उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, उसका फॉर्मेशन आपका इस तरह से होगा। ये आपकी सेंटर लाइन है सपोज, इसका फॉर्मेशन आपका कुछ इस तरह से होगा। मतलब जो लिक्विड है इसको हम बोलते हैं फ्रंट, अगर ये डायरेक्शन कंसीडर करें, ये तो हो जाएगा फ्रंट और ये हो जाएगा रियर। तो रियर साइड में जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ करेगा, वैल्यू बढ़ेगी, और जो फ्रंट साइड में है वो आपकी वैल्यू घटेगी। वो हम थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली दोनों से हम प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो अगर हम बात करें इस एंगल की, जनरली इस बात की जाती है कि ये जो स्लोप होगा वो कैसे डिफ़ाइन होगा। तो इस स्लोप की वैल्यू हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो जनरली क्या करेंगे, हम एक फ्लूइड एलिमेंट को कंसीडर करेंगे इस तरह से। ये फ्लूइड एलिमेंट हो गया स्मॉल, और इस फ्लूइड एलिमेंट की बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें इस फ्लूइड एलिमेंट की, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके इक्विलिब्रियम की बात करें। तो इसके इक्विलिब्रियम की बात करने के लिए सबसे पहले हम इस एलिमेंट पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उसको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो फोर्स होगा वो ड्यू टू इस लिक्विड के प्रेशर की वजह से होगा। तो एक फोर्स होगा आपका इस प्रेशर की वजह से, ये आपका प्रेशर की वजह से होगा। तो प्रेशर की वैल्यू आपकी इस तरह से लगेगी, इस ऊपर की तरफ डायरेक्शन, और एक वैल्यू होगी आपकी इस mg की वजह से, और दूसरा इसके ऊपर एक्सेलरेशन की वजह से वैल्यू आएगी m/a। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें, तो इस p के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट आपका ये होगा, क्योंकि ये एंगल हम जनरली लेते हैं थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, अगर हम बात करें इस एंगल की, यहाँ आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल आपका थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो एक कंपोनेंट आपका p cos थीटा, और यही कंपोनेंट इसके साथ में ये हो जाएगा p sin थीटा। तो हम इसके इक्विलिब्रियम की बात करें, तो क्या होगा, p sin थीटा प्लस ma इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेज हैं उनका सम हमेशा क्या होना चाहिए, 0। तो पहली इक्वेशन से क्या होगा, p sin थीटा इज इक्वल टू माइनस ma। दूसरा अगर हम बात करें, यहाँ देखो p cos थीटा ऊपर की तरफ है और ये जो एक कंपोनेंट है mg वो आपका नीचे की तरफ है। तो यहाँ दूसरी इक्वेशन होगी p cos थीटा इज इक्वल टू mg। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, तो डिवाइड करते ही फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी tan थीटा इज इक्वल टू माइनस a/g, और इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं a/g।
तो ये तो बात है कि जितना आप इसको एक्सेलरेशन को बढ़ाते जाओगे ये थीटा आपका उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। वो इक्वेशन कौन बताएगा? ये इक्वेशन आपका ये बताएगा कि जो tan थीटा है वो हमेशा किसके बराबर होगा? a/g। नेगेटिव साइन का मतलब आपको यहाँ से दिख ही रहा है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो स्लोप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते ये प्रूव हो जाता है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, यहाँ प्रेशर आपका कम होगा। तो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ आएगा? मैक्सिमम प्रेशर यहाँ आएगा और मिनिमम प्रेशर आपका यहाँ आएगा। तो ये हाइट h1 और ये हाइट h2 पता पड़ते ही, ये हाइट h1 और ये हाइट h2 पता पड़ते ही आपको प्रेशर कितना मैक्सिमम है और कितना मिनिमम है वो कैलकुलेट होता है। दूसरा बात करें इक्वेशंस की, दूसरी बात ये जाती है कि सपोज इस कंडीशन में है, अब आपका ये जो सरफेस है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अब इसमें रिलेटिव पार्टिकल्स के बीच में मोशंस नहीं होगा। एक कंडीशन पे आके वो आपका कांस्टेंट रहेगा जब तक कि आप एक्सेलरेशन में चेंजेस नहीं करते, तभी बात की जाती है कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से ये सरफेस हमेशा आपकी कांस्टेंट रहेगी जब तक आप एक्सेलरेशन में चेंजेस नहीं करते। दूसरी ये बात की जाती है कि सपोज ये सरफेस है और ये सरफेस है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा F1, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा F2, तो एक इक्वेशन और दी जाती है, इन दोनों फोर्स हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो इस वॉल्स पे लगते हैं वो आपका हो जाएगा F1 माइनस F2 की जो वैल्यू है वो हमेशा बराबर होगी मास इनटू एक्सीलरेशन के, क्योंकि जितना मास आपका ये है वो कैलकुलेट हो जाता है। एक्सीलरेशन हमें पता है, मास आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? वॉल्यूम कंडीशन से हम मास को कैलकुलेट कर सकते हैं जब तक कि कोई भी लिक्विड बाहर नहीं गिरा हो। तो ये इक्वेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है आपकी ये tan थीटा इज इक्वल टू a/g। डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि जो स्लोप है वो कितना होगा, आपको बस ये फॉर्मूले से उस स्लोप को कैलकुलेट करना है। दूसरा बात की जाती है कि जो प्रेशर वेरिएशन हम कैसे करें? प्रेशर वेरिएशन कैसे करें? सपोज आपकी जो फ्री सरफेस है इसके पैरेलल हमने कई सारी लाइनें खींची इसके, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी अब रिलेटिव जो मोशन है बिटवीन द पार्टिकल्स अब नहीं है एक कंडीशन आते ही। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो इस पूरी लाइन पे, क्योंकि यहाँ से ये डेप्थ हमेशा बराबर होंगी, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर्स लाइन, इसको आप बोलते हो कांस्टेंट प्रेशर लाइंस। तो इस तरह से आपको देखना है कि जो प्रेशर वेरिएशन होगा यहाँ हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ से डेप्थ पे प्रेशर एज ए स्टैटिक कंडीशन हम इसको मान सकते हैं। स्टैटिक कंडीशन इसलिए मान सकते हैं क्योंकि जो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स है वो अब यहाँ पे नहीं होता, पूरा का पूरा जो फ्लूइड है वो आपका रोटेट करता है इक्विलिब्रियम कंडीशन से। इस टॉपिक के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि जनरली आपसे पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन? एन ओपन क्यूबिकल टैंक ऑफ 2 मीटर साइड इज फिल्ड विद वाटर इफ द टैंक इज एक्सीलरेटेड, रोटेटेड लिखा हुआ है जो कि गलत है, एक्सीलरेटेड with an acceleration such that half of the water spills out then the acceleration is equal to। क्वेश्चंस को हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस में जनरली क्या कहा गया, एक क्यूबिकल टैंक है इस तरह से, इस क्यूबिकल टैंक में आपका लिक्विड फील्ड है और इसको हम एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करवाते हैं। तो ये कहता है कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करवाते हैं तो इसमें से हाफ लिक्विड बाहर निकल जाता है, क्योंकि देखो ए हम जैसे ही बढ़ाते जाएंगे ये लेवल गिरता जाएगा। तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये भी हो सकती है, कंडीशन ये भी हो सकती है, कंडीशन ये भी हो सकती है। जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन बढ़ाते जाओगे ये स्लोप आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन कंडीशन ऐसी की गई है कि एक ऐसी एक्सेलरेशन है जिस पर आधा लिक्विड बाहर निकल जाता है। तो आधा लिक्विड कब होगा? जब ये जो लाइंस हैं वो आपकी इस तरह से हो जाएगी, मतलब ये हाफ है, ये लिक्विड बाहर निकल गया, तो जो फाइनल आपका स्लोप होगा वो आपका ये होगा। और ये अगर बात करें, ये एंगल की बात करें वो आपका है 45 डिग्री। तो यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हाफ लिक्विड बाहर निकलते ही पोजीशन कुछ इस तरह से बनेगी और ये एंगल आपका डिफाइन होगा 45 डिग्री। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो tan थीटा है वो दिया जाता है a/g। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 डिग्री, a/g, tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू a/g। तो यहाँ पे a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? g के बराबर। तो इस कंडीशन में इस कंटेनर को कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो कि g के बराबर हो उससे मूव करवाएं तो हमेशा जो आधा लिक्विड ही बाहर की तरफ गिरेगा। कई बार क्वेश्चंस आता है तो इस तरह से तो हम प्रूव कर ही सकते हैं, लेकिन आप याद रखें तो बेटर है कि इस कंडीशन में अगर आधा लिक्विड बाहर निकल जाता है तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी? g के बराबर।
लिक्विड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम्स में नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि सपोज आपके पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर को आप वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करवाते हैं, तो उसमें जो प्रेशर में वेरिएशंस होगा वो किस प्रकार से डिफाइन होगा, क्या फॉर्मूला होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सपोज हम एक एग्जांपल्स लेते हैं इस तरह से। सपोज आपके पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आपका कोई भी लिक्विड है, इस तरह से फील्ड है, और इस लिक्विड्स की बात करें तो हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पे जो किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा डेप्थ के ऊपर, और वो हम क्लियरली लिखते हैं इट इज़ P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। लेकिन कंडीशन अब ये है कि इस कंटेनर को हम ए एक्सेलरेशन से मूव करवाते हैं, तो जो किसी भी पॉइंट पे, सपोज पहले पॉइंट ये था 1, तो यहाँ वैल्यू थी रो जी एच, क्या अब ये वैल्यू रो जी एच रहेगी, इससे कम हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी, या कौन सा फॉर्मूला है वो जो डिफाइन करेगा प्रेशर की इंटेंसिटी को, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सपोज एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करवाते हैं तो प्रेशर में वेरिएशन क्या होगा। तो हालांकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया उसके बारे में हम फटाफट देखते हैं। तो जनरली हमने क्या किया, एक एलिमेंट को हमने कंसिडर किया इस तरह से, जहाँ कि इसका स्मॉल एरिया dA है, इसकी हाइट हमने मान ली h, और यहाँ पे प्रेशर मैंने मान लिया P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ प्रेशर मैंने मान लिया P। तो इसकी अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशंस की, तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहले तो हमें देखना है कि इस पे फोर्स कौन कौन से लगे। तो यहाँ अगर P0 प्रेशर है तो इस प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया dA मिल जाता है, तो यहाँ पर एक फोर्स होगा P0 इंटू dA। इसी प्रकार से प्रेशर, यहाँ पर P की इंटेंसिटी चारों तरफ है, लेकिन एरिया dA यहाँ मिलते ही ये हो जाएगा P इंटू dA प्रेशर, और एक जो इस एलिमेंट का वेट होगा वो वेट होगा आपका m इंटू जी के बराबर होगा। तो कुल मिला के इस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर प्रेशर फोर्स इधर और इसकी वेट की वजह से यहाँ, और चूंकि आप इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करवाते हो तो एक और फोर्स होगा जो कि होगा m इंटू ए के बराबर। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हम फोर्स की इक्वेशंस लिखें, जो हम मानते हैं कि जो नेट फोर्स होगा वो इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब इस एलिमेंट पे जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन से। तो नेट फोर्स की बात करें, जो कि नेट फोर्स किस में कंसिडर होगा, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मास इनटू ए भी किस में, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन की बात करें, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स होगा PDA माइनस P0 dA, और इधर हो जाएगा माइनस mg, जो कि किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन के। तो यहाँ ये आपकी इक्वेशन बनी, जो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर ये डाउनवर्ड की हम अभी बात करेंगे, हालांकि डाउनवर्ड के केस में डाउनवर्ड की जो वैल्यूज़ होगी उसको बराबर ma के किया जाएगा, पर अभी आप ये देखिए, इसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें P माइनस P0 इंटू dA को कॉमन लिया, और अगर हम बात करें mg की, m को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं रो आपका होता है मास टू द वॉल्यूम, और मास आपका होता है रो इंटू वी, और m आपका होता है रो इंटू एच इंटू डी ए। तो मास को हम लिख सकते हैं रो इंटू एच इंटू डी ए जी, और बराबर रो इंटू एच इंटू डी ए और इंटू ए। तो ये इक्वेशन से डी ए कैंसिल हो गया। तो आपका जो P माइनस P0 है वो आपका, अगर मैं वहाँ पे ले जाऊँ सारी वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा रो जी एच और प्लस रो ए एच। और यहाँ अगर हम बात करें रो जी एच को कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस A अपॉन जी के बराबर। तो ये बात हुई P माइनस P0 की। अभी भी हाल फिलहाल हम बात करें P माइनस P0 की, तो P माइनस P0 की अगर हम बात करें तो अगर ये P0 यहाँ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इस P माइनस P0 ये आपका टोटल प्रेशर है। तो अगर इस P माइनस P0 की बात करें या इस P0 को हम 0 करें, तो ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, गेज प्रेशर के बराबर। हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो अगर हम बात करें P माइनस P0 जिसको हम बोलते हैं P गेज, तो ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच और 1 प्लस A अपॉन जी। तो ये आपकी इक्वेशंस है किसी भी पॉइंट पे प्रेशर में वेरिएशंस क्या होगा अगर आप कंटेनर को वर्टिकल अपर डायरेक्शंस में ले जाते हैं। या अगर हम देखें कि जो प्रेशर है वो पहले स्टैटिक कंडीशन से किस तरह से चेंजेस होगा, तो सीधी सी बात है, स्टैटिक कंडीशन में पॉइंट पे प्रेशर था रो जी एच, लेकिन अब आप इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करवाते हो तो प्लस साइन की वजह से जो प्रेशर है वो हमेशा आपका बढ़ता जाएगा जैसे आपका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। हाल फिलहाल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही आपका क्वेश्चंस डिस्कस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर यही कंटेनर आपका वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जाए तो जो वैल्यूज़ हैं प्रेशर की इंटेंसिटी की वो कैसे होंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करें, इसी कंटेनर को आप वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करवाते हैं तो प्रेशर में चेंजेस क्या होंगे, सेम कंडीशंस अप्लाई होगी, वही फ्लूइड एलिमेंट मानेंगे और इस फ्लूइड एलिमेंट पे जो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो ma के बराबर होगा, क्योंकि ma डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो P0 इंटू डी ए
माइनस PdA और प्लस mg, वो हमेशा बराबर होगा ma के। तो यहाँ अगर हम बात करें P0 माइनस P इंटू DA जो कि बराबर हो जाएगा ma माइनस mg के। तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P माइनस P0 इंटू DA और इसको हम लिख सकते हैं G माइनस A इंटू M। तो यहाँ पे हम बात करें P माइनस P0 इंटू DA और M की वैल्यू हम लिख सकते हैं रो इंटू H इंटू DA और यहाँ G माइनस A। तो DA से DA कैंसिल हो गया। इस P माइनस P0 को भी हमने पहले गेज प्रेशर डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं P गेज। और यहाँ हम देखें तो यहाँ अगर G कॉमन लिया जाए रो इंटू G इंटू H, तो यहाँ पे G की जगह 1 माइनस A अपॉन G। तो ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाती है इन केस ऑफ वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सीलरेशन के केस में। और यहाँ आपको क्लियर है, अगर एक स्टैटिक कंडीशन में जितना प्रेशर होगा डाउनवर्ड ले जाने से उसमें प्रेशर में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि रो जी एच स्टैटिक कंडीशन में है, लेकिन माइनस होते ही वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब प्रेशर आपका कम हो जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शंस में ऊपर की तरफ तो प्लस साइन आएगा और नीचे की तरफ माइनस साइन आएगा, हमेशा ध्यान रखना। इसी बेस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ये पूछा जाता है कि फ्री फॉल की केस में जो प्रेशर है वो कैसे चेंजेस होंगे। फ्री फॉल का मतलब है इसी कंटेनर को हम फ्री फॉल मतलब जो एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर हो जाए, जी के बराबर। तो अगर हम बात करें फ्री फॉल के केस में जो g है और जो a है वो बराबर हो जाएंगे, और g और a बराबर होते ही ये और ये बराबर होते ही ये 1, और जो गेज प्रेशर है वो बराबर क्या हो जाएगा, 0। गेज प्रेशर बराबर 0 होने का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे, क्योंकि अब हर पॉइंट पे अगर फ्री फॉल की कंडीशन है, हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, क्योंकि जो वेट है वो वेट लेस हो जाएगा, वेट 0 हो जाएगा, वेट 0, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो वेट पे ही डिपेंड कर रहा था। और यहाँ फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं, यहाँ प्रेशर की वैल्यू क्या है, 0। गेज प्रेशर 0, इसका मतलब हर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि अगर एक कंटेनर को फ्री फॉल करवाया जाए तो उसके पॉइंट पे जो प्रेशर है वो क्या होगा। तो हर पॉइंट पे, अब डेप्थ पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी डेप्थ पे आप चले जाइए जो प्रेशर है वो हमेशा क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा, अगर हम इस कंटेनर को इतने एक्सेलरेशन से मूव करवाए जो कि जी से ऊपर हो जाए, मतलब जी से ज़्यादा एक्सेलरेशन पे अगर हम नीचे की तरफ ले जाएं, तो देखिए अगर जी से ज़्यादा होते ही ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव होते ही गेज प्रेशर नेगेटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा, वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही आप एक्सेलरेशन को जी से ज़्यादा कर दोगे तो हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एज ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। तो इस तरह से कई सारे कंक्लूजन निकलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में कई सारे क्वेश्चंस इस कंक्लूजन पे ही पूछ लिए जाते हैं कि अगर एक फ्री फॉल करवाई जाए तो प्रेशर क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी से ज़्यादा कर दी जाए वर्टिकल डाउनवर्ड के केस में तो क्या होगा, और कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी डिस्कस होते हैं। चलिए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, ए 10 मीटर high rocket containing liquid fuel of specific gravity 1.2 lift off at an acceleration of 5g. The pressure on the bottom plate of the rocket at lift off. Suppose बात की जा रही है, एक रॉकेट है कुछ इस तरह से सपोज, और जिसकी हाइट है आपकी 10 मीटर, और बात की जा रही है कि इसको अगर हम 5g एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ ले जाएं, 5g एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ ले जाएं, तो इसके बॉटम पे जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जिस प्रेशर की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं रो इंटू जी इंटू एच और ब्रैकेट में 1 प्लस ए अपॉन जी से। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं P इज इक्वल टू रो, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कभी भी दी हुई इसको 1000 से, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस बराबर क्या होता था, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 1000, और क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे केजी में पूछा है तो इसको एज इट इज़ अगर हम जी रखें, एच की वैल्यू है 10 मीटर 10, और 1 प्लस ए आपको दिया हुआ है 5g और यहाँ पे g, तो यहाँ से g से g कैंसिल होते ही 6 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7.2, और 7.2 और 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वैल्यूज़ आपकी अगर हम बात करें जो वैल्यूज़ हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दी हुई हैं। तो ये अगर हम पहले बात करें मीटर में, क्योंकि ये हमने वैल्यूज़ g, ये सारी वैल्यूज़ हमने मीटर में रखी हुई हैं, तो 60, और अगर 60 इंटू 12 करें तो ये हो जाएगा 72 इंटू 1000 g, और इसकी यूनिट किस में होगी, इसकी यूनिट प्रेशर की होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो जी को अगर हम हटा देते हैं यहाँ से तो ये केजी में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 इंटू 1000 kg पर मीटर स्क्वायर, और मीटर की जगह सेंटीमीटर करें तो 72 इंटू 1000 kg
और मीटर की जगह हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 4, यहाँ 1 2 3 और 4, तो P की वैल्यू हो जाएगी 7.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप इस कंडीशन से इस तरह के सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं, कितने एक्सेलरेशन से आप अपर डायरेक्शन में ले जाते हो तो बॉटम पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, उसको कैसे चेक कर सकते हैं।